तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करा ही रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोगों को बता देता हूँ। बहुत लोगों को डाउट रहता है, ये जो 4 ऑप्शन आता है उस प्रकार के क्वेश्चन करा दीजिए ऑब्जेक्टिव। आगे मैं लेकर आप लोगों को सीरीज अच्छे तरीके से मैं इसमें सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूंगा, जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हम लोग का टारगेट है 95%, कम से कम 95% लाना है। इससे नीचे नहीं, प्लस भले हो जाए लेकिन नीचे नहीं। लेकिन उसके भी यहाँ पे हम लोग तैयारी भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अगर आपने रेगुलर तैयारी हमारे साथ जुड़ के तो कर लिया, 100% दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि यह जो टारगेट है बहुत बड़ा नहीं है, आप इसको आराम से अचीव कर पाओगे। अभी आपके पास समय है, कम से कम 5 महीने का समय आप लोगों के पास है। 5 या 6 महीने बहुत कहलाते हैं। रेगुलर वीडियोज़ आपको हर एक सब्जेक्ट की मिल रही है। अगर आज अच्छे तरीके से देखते हो, कवर करते हो, तो मेरी गारंटी है आप लोगों की 95% से कोई नीचे नहीं रोक सकता आप लोगों को। तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा नॉर्मली क्वेश्चन, बहुत भारी भरकम चीज़ नहीं है। आपका कंसेप्ट रहेगा तो हम सारी चीज़ों को हल कर पाओगे। जैसे पहला क्वेश्चन दे दिया है कि यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 या -117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो एम का मान होगा। अब 65 और 117 के एचसीएफ को इतना व्यक्त कर रहा है और कह रहा है कि एम का मान, तो सिंपल है, 65 और 117 का एचसीएफ निकालिए और इसके बराबर कर दीजिए और यहाँ से एम की वैल्यू निकल जाएगी। कुछ करना है? कुछ नहीं करना है, सिंपल 65 है ना, 65 को आप कैसे तोड़ सकते हो? 5 से घटाओगे 13 बार में, फिर 13 से घटेगा एक बार में, मतलब 5 × 13 डायरेक्ट लिख दीजिए। ठीक है, 117 को कैसे घटाओगे? पहले 3 से घटाओगे। ठीक है, 117 को क्या लिख सकते हो? 3 × 3, 3 तो लिख के 9 और 13 9 117, बात खत्म। 65 को मैंने 5 × 13 लिख लिया, 117 को मैंने 3 × 13 लिख लिया। कोई फर्क पड़ा? कुछ नहीं पड़ा, क्योंकि 13 5 65, 3 तो लिख के 9, 13 9 117 होता है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब बात आया एचसीएफ की। किसकी बात आया? एचसीएफ की। एचसीएफ होगा 65 और 117 का क्या? तो एचसीएफ कॉमन क्या मिला है? इसमें 13 है और इसमें 13 है, यही तो आपका एचसीएफ है कॉमन। तो ये 13 बन गया, मतलब इसका एचसीएफ 13 बन गया। जब एचसीएफ 13 हो गया तो कह रहा है कि 65 और 117 के एचसीएफ को इतना के रूप में व्यक्त करता है, मतलब कि 65m - 117 बराबर एचसीएफ कितना आया? 13, इसके बराबर कर देंगे। अब यहाँ से निकाल दीजिए, तो 65m बराबर क्या हो जाएगा? 13 - 117 उधर जाएगा तो +117 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 65m बराबर 7 और 3 10, 1 1 2 1 3, मतलब 230 हो जाएगा। ठीक है, 230, अरे 230 कहाँ, 130 न होगा जी, क्योंकि 117 में 13 जोड़ोगे तो 130 न होगा। तो यहाँ से m की वैल्यू निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? 130 बटे क्या हो जाएगा? 65। तो 65 दूनी के 130 होता ही है, तो m बराबर क्या आ गया? 2। यही पूछा था कि m की वैल्यू, तो m की वैल्यू 2 आ गया। तो बहुत ही ज़्यादा भारी थोड़ी है। आप ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर। बस कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। छोटे छोटे सवाल हैं, बस इसकी प्रैक्टिस करेंगे। एक भी ऑब्जेक्टिव दावे के साथ कह रहा हूँ छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है, मैं इतना प्रैक्टिस आप लोगों को हर एक चैप्टर से करा दूंगा कि आप लोगों को एक भी ऑब्जेक्टिव छोड़ के आने वाले नहीं है। तो आई होप, हमको लगता है कि पहला ऑब्जेक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से आप खुद ही कर लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट हो गया ना। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ चलते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर दूसरा। कह रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण युग्म x - 2y = 3 और 3x + ky = 1 का एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि k के किस मान के लिए समीकरण 2 दे चुका है। x - 2y = 3, एक दिया है 3x + ky = 1, कह रहा है एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर से लिया गया प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कह रहा है कि एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल कब होता है? कि जब a/b, ठीक है, जब जैसे ऐसे कह सकते हैं कि जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो उसी समय आप लोगों का अद्वितीय हल होता है। ठीक है, तो आपको समीकरण दे रहा है, पहले समीकरण से आप निकालिए। 2 समीकरण दे रखा है। पहला दे रखा है x - 2y = 6 और एक दे रखा है यहाँ पे 3x + ky = 1। तो आप कर सकते हो x - 2y बराबर +6 इधर जाएगा तो -6 बराबर हो जाएगा 0। ऐसे करोगे तो 3x + ky +1 इधर जाएगा तो -1 बराबर 0। अब यहाँ पे 2 इक्वेशन बन गया। पहला है तो आप पहला को आप मान लो a1x
प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0, इससे तुलना कर दो। ये दूसरा समीकरण है तो इसे a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कर दो। तो यहाँ से करोगे तो x क्या है, कुछ नहीं, तो एक तो छिपा है तो x से x कैंसिल, तो a1 बराबर 1। इसी तरह y से y कैंसिल, तो b1 बराबर -2 और c1 बराबर -6 निकल गया। और यहाँ से तुलना करोगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, x x कैंसिल तो a2 बराबर 3, y से y कैंसिल तो b2 बराबर k और c2 बराबर क्या हो जाएगा -1। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 सबकी वैल्यू निकल गया। कह रहे अद्वितीय हल होगा, तो अद्वितीय हल होने का मतलब यही चीज़ फॉर्मेट होता है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं होता b1 बटा b2 के। तो हम लोग लिखेंगे a1 की वैल्यू क्या है 1 बटे a2 की वैल्यू क्या है 3 बराबर नहीं है b1 कितना है -2 बराबर बटे में b2 कितना है k। बस k को गुणा 1 में करोगे तो k बराबर नहीं है 3 को गुणा इसमें करोगे तो 3 दूनी के 6 -6, मतलब k बराबर नहीं है -6 के। कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी k बराबर नहीं है -6 के। बात खत्म। तो इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, 2 इक्वेशन देके कहेगा कि k का वैल्यू ज्ञात कीजिए, अद्वितीय हल होगा। तब अद्वितीय हल का फॉर्मेट ही होता है, यहाँ से दोनों इक्वेशन पहले आप a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 की वैल्यू निकाल के रख दीजिए, बात खत्म। तो यह होता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, इसमें डाउट भी आप लोगों को नहीं होगा क्वेश्चन नंबर दूसरे में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए आइए प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर तीसरा दे रखा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि 2x प्लस 3y बराबर 18 और x माइनस 2y बराबर 2 को हल करने पर हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार की इक्वेशन बनते हैं। 2 इक्वेशन देखे कहेगा, इसे सॉल्व करके बताइए कि x का वैल्यू y का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो आइए बहुत सिंपल वे में आप लोगों को समझा देता हूँ कि किसी भी 2 इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसा कि देख पा रहे हैं आपका 2x प्लस 3y बराबर 18, यह आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट में समीकरण पहला है, और x माइनस 2y बराबर 2 ये आपका समीकरण नंबर क्या है दूसरा है। इसे सॉल्व करना है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक बात ध्यान अब दें, यहाँ पे 2x है, अगर ये भी 2x बन जाए तो काम बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दीजिए और यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए कि समीकरण 2 को 2 से क्या करने पे गुणा करने पे, बस एक लाइन लिखना है आप लोगों को कि समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पे, 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 दूनी के 4y और बराबर 2 दूनी के 4। यह समीकरण मान लीजिए तीसरा। अब समीकरण पहला और तीसरा, ठीक है, तो समीकरण तीसरा में से पहला को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए सिंपल वे में। यहाँ लिखना पड़ेगा आपको कि समीकरण तीसरा में से समीकरण दूसरा घटाने पे, ठीक है, समीकरण तीसरा में से समीकरण दूसरा घटाने पे समीकरण तीसरा आपका क्या है 2x माइनस 4y बराबर 4, ये समीकरण तीसरा है। और इसी में से समीकरण पहला घटा देना है, और समीकरण पहला घटाना है जी, यहाँ पे समीकरण पहला लिखिएगा। समीकरण तीसरा में से समीकरण पहला घटाने पे समीकरण पहला क्या आपका 2x प्लस 3y बराबर क्या 18, ये आपका समीकरण पहला है। घटाइए, घटाने पे चिन्ह चेंज होता है मालूम है ना, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस प्लस है तो ये भी माइनस, यहाँ पे प्लस छिपा होता है भी माइनस हो जाएगा। तो प्लस 2x और माइनस 2x कैंसिल, माइनस 4y और माइनस 3y माइनस 7y बराबर माइनस 18 और प्लस 4 कितना हो जाएगा -14 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 7y बराबर 14। तो y की वैल्यू तो आराम से निकाल ही सकते हो यहाँ से। तो y बराबर क्या हो जाएगा 14/7, कैंसिल कीजिए, y बराबर 2, बात खत्म। जब y बराबर 2 आ गया तो y बराबर 2 का वैल्यू इस किसी समीकरण में रखेंगे तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिखिए यहाँ पे y बराबर 2 का मान समीकरण किसी में भी रखेंगे आ जाएगा। हम समीकरण दूसरा में रख लेते हैं, समीकरण दूसरा में रखने पर आपकी मर्जी, आप किसी में भी रखो। ठीक है, समीकरण दूसरा पर क्या था x माइनस 2y बराबर 2, तो x माइनस 2 गुणे y आ गया ना, y की वैल्यू क्या है 2 बराबर क्या हो जाएगा 2 यहाँ पे, तो x माइनस 2 दूनी के 4 बराबर 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4, और x बराबर जाएगा 4 2 6, x बराबर 6।
तो x बराबर 6 y बराबर 2 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, x बराबर 6 y बराबर 2। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको दो इक्वेशन देगा, तो आप किस प्रकार सॉल्व करोगे, तो इस ढंग से। आई होप आपको सॉल्व करना अच्छे तरीके से आ गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे आप बहुत बेहतर ढंग से सॉल्व भी कर पाओगे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा भी यहाँ पे अच्छे तरीके से कवर हो गया। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ चलते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 2019 से 2020 दोनों में लगातार प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है तो k का मान है। अब द्विघात समीकरण दे रखा है, कह रहा है कि इसके जो मूल होंगे ना वो समान हैं, तो k का वैल्यू ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6 और ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 12। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। द्विघात समीकरण का फॉर्मेट क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ax² + bx + c = 0। ये आपका द्विघात समीकरण का फॉर्मेट होता है। पहले हम लोग यहाँ से वैल्यू निकाल देंगे। जैसे 3x² - 6x + k = 0 है, इसके नीचे लिखिए ax² + bx + c = 0। यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए। x² से x² कैंसिल, तो a बराबर 3 आ गया। इसी प्रकार x कैंसिल, तो b बराबर -6 आ गया और c बराबर आपका k आ गया है। तो यहाँ से तीनों की वैल्यू निकल गई, ठीक है। मूल समान का मतलब होता है कि जब मूल समान होता है ना तो d बराबर 0 हो जाता है। d बराबर 0 का मतलब विविक्त कर 0 के बराबर हो जाता है। अब विविक्त कर निकालने का फॉर्मूला मतलब कि b² - 4ac जो होता है वो 0 के बराबर हो जाता है, क्योंकि d बराबर b² - 4ac होता है बराबर 0। जब भी मूल समान हो तो b² - 4ac बराबर 0 होता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो रख लीजिए, b की वैल्यू दिया है -6, तो -6 का होल स्क्वायर, फिर -4 इंटू a बराबर 3 इंटू c बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर 0। तो -6 का स्क्वायर करोगे तो 36 और -4 3 12 k बराबर 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका कि -12 k बराबर +36 उधर जाएगा तो -36, माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ k बराबर क्या हो जाएगा 36/12, 12 3 36, k बराबर आ गया 3, ठीक है। आई k का वैल्यू पूछा था, बात खत्म। ऑप्शन में कोई दिया है, ऑप्शन है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार बहुत ही ज़्यादा सिंपल यह है। जब तक आपको ये नहीं मालूम रहेगा कि हम मूल समान होता है तो b² - 4ac बराबर 0 होता है, तब तक इसको कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो आई होप हमको तब नहीं लगता है कोई डाउट रहेगा, आप इसको आसानी से कर पाओगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्रश्न है। कह रहा है कि बिंदु P - 6, 8 की मूल बिंदु से दूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे बिंदु 1 दे दिया है और कह रहा है कि मूल बिंदु से दूरी है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इतना तो आप लोगों को एक बात तो मालूम होना चाहिए कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हो जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों 0,0, 0,0 मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, ठीक है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक पॉइंट तो आपको आगे से दे रखा था कि p बराबर -6, 8 और मूल बिंदु के निर्देशांक आपके 0, 0 हो गया। अब इन्हीं के बीच की क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है, ठीक है। मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, ठीक है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका कहने का मतलब कि जैसे ये ग्राफ होता है, ठीक है, तो आपका ये x डैश y डैश h होता है, ठीक है। तो यह -6 का 8 का मतलब कि आपका क्या है, इसे x माना जाता है, इसे y, पहले भुज लिखा जाता है फिर कोटि। x पे -6 मान लेते, x पे -6 यहाँ पे, और y पे +8, y पे +8 मान लीजिए यहाँ पे इससे जाके मिल रहा है। यही आपको -6 का 8 कहला रहा है, ये बिंदु P। वही करा कि मूल बिंदु यहाँ पे होता है 0 का, यही से इनकी दूरी पूछ रहा है। यह काम बात मतलब ये चीज़ पूछ रहा है, इसकी दूरी पूछ रहा है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अब सिंपल, अब आपको दो चीज़ मालूम हो गया, तो इसे आप x1, y1 मान लीजिए, इसे आप x2, y2 मान लीजिए। तो यहाँ पर रख दीजिए, आ जाएगा। तो x1 मतलब -6, फिर -x2 मतलब 0, इसका होल स्क्वायर और प्लस y1 मतलब 8 और y2 मतलब 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से अपन निकल जाएगा -6 और -0 क्या हो जाएगा, -6 ही हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस 8 में से 0 घटाओगे तो 8 ही आएगा, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसे हल करेंगे तो -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +36 और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 बराबर
36 और 64 कितना होता है 100, और 100 का वर्गमूल क्या होता है 10। ठीक है, तो 10 इकाई, इसका मात्रा क्या होता है इकाई में, तो d बराबर 10 इकाई, मतलब कि p जो है -6,8 की मूल बिंदु से दूरी कितनी है 10 इकाई है। ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा 10 इकाई दूरी आ गया, बस एक 10 इकाई दिया ऑप्शन में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जो कि आप आसानी से कर पाओगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसमें तो कोई आपको डाउट होने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये छोटा ही क्वेश्चन है लेकिन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मतलब बहुत छोटा ही लेकिन अच्छा है। ठीक है, इसका ऑप्शन मैंने दिया हूँ, लिख लेता हूँ। ऑप्शन है तो हल कीजिए आप लोग, 10 डिग्री, ऑप्शन बी 15 डिग्री, और ऑप्शन सी 20 डिग्री, और ऑप्शन डी आपका हो जाएगा 30 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर है, मतलब ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए हल कीजिए। क्या दिया है 2 cos 3 थीटा बराबर 1, ये दे रखा है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कैसे हल होगा, तो यहाँ पे cos 3 थीटा जो लिखा है, cos 3 थीटा उतार दीजिए इसी तरह, बराबर 1, जो 2 गुणा में उधर जाएगा तो 2 क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो cos 3 थीटा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos 3 थीटा। अब cos कितना का वैल्यू 1/2 होता है, तो cos 60 अंश का वैल्यू, मतलब कि 1/2 को मैं लिख सकता हूँ cos 60 अंश, क्योंकि cos 60 अंश का ही वैल्यू 1/2 होता है। तो 1/2 को मैं cos 60 अंश नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ से देखेंगे तो cos से cos क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 3 थीटा बराबर क्या आ जाएगा 60 अंश आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू निकल जाएगा, 60 बटे कितना हो जाएगा 3, घटा देंगे तो थीटा बराबर 3 दूनी के 6, 20 अंश। थीटा की वैल्यू कितना गया 20 अंश, जो कि ऑप्शन में दिया है कि नहीं, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना छोटा छोटा प्रश्न ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन मिलते हैं, जो कि आप इसको आसानी से कर पाओगे, एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आने वाले हो। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 6 अगर यहाँ पे अच्छे ढंग से क्लियर हो गया है तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था, किसमें 2020 में। ठीक है, कि साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश का मान, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल ना है। इसकी वैल्यू अगर आपको याद है तो आप चुटकियों में खेल जाओगे, इसको नहीं याद है तो फिर फंस जाओगे। ठीक है, जैसे साइन 60 अंश का मान कितना होता है, कड़ी में 3/2, तो ये तो हो जाएगा आपका कड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर। इसी तरह साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, तो हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। मान याद है तो तुरंत हल हो जाएगा। कड़ी में 3 का स्क्वायर करोगे तो 3, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4। ठीक है, तो नीचे तो 4 ही आने वाला है, 4 एलसीएम आपने ले लिया, तो ऊपर 3 - 1 बच गया। 3 - 1 मतलब 2/4, 2/4 का मतलब कि 2 × 2, 2 दूनी के 4, 1/2। ठीक है, 1/2 मतलब ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको मालूम है तो तुरंत आपने अच्छे तरीके से तुरंत सॉल्व कर लिया। मान अगर मालूम है इसका तो तुरंत आप इसको खेल पाओगे। ठीक है, और आसानी से भी कर पाओगे। मान नहीं मालूम है तो भाई आपका काम खत्म है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, नो डाउट आपको होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आएगा तो कर दीजिएगा। ठीक है, मान याद कर लीजिएगा, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर होगा तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ चलते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 8वां सॉल्व कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8वां क्या है कि 1 से, देखिए ये भी 2020 में प्रश्न पूछा गया था, ये भी 2020 में प्रश्न। 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 15 तक की जितने भी सम संख्या हैं उनके समांतर माध्य क्या होगा। तो सम संख्या 1 से 15 के लिए क्या होंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। यही तो 1 से लेकर 15 तक की सम संख्या है, इन्हीं का समांतर माध्य है। तो समांतर माध्य बराबर क्या होगा कि दी हुई संख्याओं का योग 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 और +14 बटे में जितनी संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बटे में 7, बस समांतर माध्य निकल जाएगा। तो कर लीजिए कितना हो जाएगा 4 × 2 = 6, 6 × 6 = 12, अब 12 12 8 कितना हो जाएगा 20, 20 × 10 = 30, और 30 और 10 40 × 2 = 42, और 42 14 कितना हो जाएगा 56। तो 56 बटे कितना हो जाएगा 7, 7 बटे 56, बात खत्म। 8 ही क्या हो जाएगा समांतर माध्य हो जाएगा 1 से लेकर 15 तक की सम संख्याओं का।
ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी। होप आप अच्छे तरीके से क्लियर कर पा रहे हो और आप एग्जाम में कर भी दोगे, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, वो विकल्पीय गया जो कि आप आसानी से कर पाओगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इतना क्वेश्चन रहने देते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार सभी विषयों की तैयारी कराई जा रही है हमारे चैनल पर, और अच्छे से पढ़िए ना, अभी बहुत समय है, अच्छे से रिवीजन करके आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।